नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार मिश्रा। अब हम आज पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की एनसीईआरटी पुस्तक। तो पहला अध्याय है जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए एवं इसका क्या महत्व है, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी से कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह एक आधार है पढ़ने का, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ना। तो हम लोग यहाँ पर किताब को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एक एक लाइन को अच्छे से समय देकर उस पर चर्चा करते हुए पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा पढ़ना सार्थक हो सके। तो पढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो पहला अध्याय है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, अर्थशास्त्र, और इसमें लिखी गई है पालमपुर गांव की कहानी। तो यह ऐसा कोई विशेष गांव नहीं है कि ऐसा कहीं गांव है, लेकिन एक काल्पनिक गांव का नाम दिया गया है पालमपुर, जो अध्ययन करने के तरीके के लिए दिया गया है। तो इसको हम लोग अवलोकन करते हैं और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। यह एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जैसा कि नॉर्मल गांव होते हैं कि एक गांव दूसरे गांव से जुड़े होते हैं, आप सबको पता है। और इसमें एक बहुत अच्छी जानकारी दी गई है जो हम लोगों को फोकस करके चलनी है, कि हर गांव में जैसे चीज़ें होती हैं कि खेती मुख्य क्रिया होती है, उसी तरह इसमें भी दिया गया है कि पालमपुर में भी खेती एक मुख्य क्रिया है, लेकिन अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इनका उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता भी होती है। अब जो ये उत्पादन हो रहे हैं, जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो उनके लिए कुछ हमें अन्य संसाधन भी चाहिए। तो उन संसाधनों के लिए हमारे पास क्या क्या उपलब्ध हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो किसी भी विनिर्माण या किसी भी कार्य के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो तो पालमपुर में उपस्थित हैं, लेकिन उसको जो उपयोग करना है, उसका समायोजन कैसे करना, अगर कोई चीज़ मान लीजिए उपलब्ध नहीं है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जाएगी, और यदि कोई चीज़ है उसका सही तरीके से उपयोग कैसा किया जाएगा, ये पालमपुर गांव की कहानी से हम लोग समझेंगे। तो परिचय इसका छोटा सा दिया हुआ है कि पालमपुर गांव जैसे हर गांव होते हैं, तो वैसे ही दिया गया है कि गांव कस्बों से भलीभांति जुड़ा है। एक बड़ा गांव है रायगंज, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंस बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर आदि देखे जा सकते हैं।
हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं चित्र को, क्योंकि कई बार चित्र से प्रश्न बनते हैं। तो ट्रैक्टर भी आपको दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, और ये बैलगाड़ी दिख रही है, और ये सड़क अपने को दिख रही है। और इसमें कहा क्या गया है कि अन्य गांवों की तरह, जैसे नॉर्मल गांव होते हैं आस पड़ोस के गांवों की तरह, यह भी अन्य गांवों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। इससे एक बड़ा गांव रायगंज जुड़ा हुआ है, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर एक सड़क भी है, सड़क बनी हुई है, जो कि पालमपुर को हर मौसम में दूसरे गांवों के रास्तों से, कस्बों से या कि बाज़ार से जोड़ती है। इन रास्ते से निकलती क्या क्या है, तो बैलगाड़ियाँ भी निकलती हैं, भैंस बग्घी भी निकलती हैं, और अन्य वाहन निकलते हैं जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि देखे जा सकते हैं। अब इस गांव में जो संख्या है लोगों की, रहने वालों की, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव के अधिकांश भूमि के जो स्वामी होते हैं, उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान जो हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति यानी जो दलित, इसमें लिखा गया वर्ड, के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या की 1/3 है। यानी अगर 66% नॉर्मल लोग हैं तो 33% जो हैं 1/3 के तौर पर ये है अनुसूचित जाति के लोग। वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश घरों में बिजली नहीं है। खेतों में सभी प्रकार के सभी नलकूप जो हैं बिजली से चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गांव के एक रूपरेखा दी गई है कि पालमपुर गांव में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि सभी जातियों के मिलाकर यहाँ पर 450 परिवार रहते हैं। उसमें से 80 परिवार जो हैं वो अधिकांश भूमि के हैं, अधिकांश भूमि धारण करने वाले, भूमि रखने वाले हैं, उच्च जाति के लोग हैं। और उनके मकान हैं कि जो कि कुछ लोगों के बड़े भी हैं, कुछ लोगों के छोटे भी हैं। यानी उच्च जाति के लोग लगभग 80 परिवार के हैं। और अनुसूचित जाति के जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या एक प्रकार से देखा जाए तो 1/3 है। 1/3 कह सकते हैं कि 75 लोग यदि हैं उच्च वर्ग के, तो 25 ही लोग हैं। तो 25 लोग, सॉरी माफ़ करिएगा, 1/3 कहा गया। तो इन 100 लोग हैं जैसे, उसमें से 66 लोग हैं और 33 लोग इसके 33% लोग, 1/3। तो कहने का मतलब कि निम्न वर्ग के लोग भी यहाँ रहते हैं, उच्च वर्ग के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित रूप से रहते हैं। तो उच्च वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर बताया गया कि उनके घर बड़े हैं और उनके पास भूमि भी है। लेकिन निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके पास बराबर रहने को मकान तो है, लेकिन छोटे हैं मकान, उनके घरों में बिजली नहीं है। और जैसे बड़े घर लोगों के घर जो हैं ईंट से बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए हैं, लेकिन इनके घर जो हैं मिट्टी के बने हुए हैं और फूस के बने हुए हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि बड़े घर के लोगों के पास बिजली भी है, लेकिन उनके पास कुछ लोगों के घर में बिजली भी नहीं है। तो ये एक सामान्य सी बात है जिससे नॉर्मल गाँवों में होती है। अब एक चीज़ यहाँ पर दी गई है, यह कथ्य आंशिक रूप से गिलबर्ट 18 के शोध अध्ययन पर आधारित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव से है, जो काल्पनिक गांव का नाम लिया गया है। तो ये मतलब एक उत्तर प्रदेश के किसी गांव से रिलेट करके लिया गया है कि वहाँ का ऐसा कोई गांव हो सकता है। अब आगे क्या दिया गया है, इसमें नलकूप जो है वो बिजली से चलते हैं, सभी नलकूप, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। क्योंकि नलकूप आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जितने नलकूप हैं सभी लगभग बिजली से ही चलते हैं। तो यहाँ पर भी वही हालत है कि सभी बिजली से चल रहे हैं और इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है, यानी 3 टोटल विद्यालय हैं।
गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों को उपचार किया जाता है। तो कहने का मतलब पालमपुर गांव जो है एक सामान्य गांव की तरह है, जो विकसित भी कह सकते हैं, जहां पर सभी सुविधाएं हैं। यहाँ पर विद्यालय भी है, हाई स्कूल भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और औषधालय भी है। और तो ये कस्बों से जुड़ा भी है, यहाँ सड़क भी है। तो सामान्य गांव जैसे होते हैं कि जिनको कोई ज़्यादा आवश्यकता की नहीं होती कि पिछड़े हुए गांव हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। सामान्य गांव की चर्चा यहाँ पर की गई है क्योंकि अपने को एक उदाहरण देखना है। अब यहाँ पर जो चीज़ दी गई है, अब उसकी बात अब अपन इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इनमें भी कई बार अच्छी चीज़ें लिखी रहती हैं। जैसे उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है, जैसे हमने अभी चर्चा की। इस सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। तो बहुत अच्छी बात लिखी है कि पालमपुर गांव में तो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बिजली भी वहाँ पे है, पानी की सुविधाएं भी है और लोगों के लिए औषधालय भी है, बच्चों के लिए स्कूल भी है। तो ये चीज़ें तो पालमपुर में हैं, लेकिन उसके अनुपात में हम लोगों के पास जो आसपास गांव है या जिस गांव में हम लोग रहते हैं, तो क्या वो चीज़ें हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे नहीं है और पालमपुर में वो चीज़ें हैं, इसकी तुलना यहाँ पे की गई है जिससे हमारी सोच एक विकसित हो सके। उदाहरण के तौर पर हम लोगों के गाँव में औषधालय नहीं होगा, नहीं होता, हर गाँव में औषधालय नहीं होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है, 2-4 गाँवों को मिलाकर एक स्वास्थ्य केंद्र कई जगह बना होता है। तो ये चीज़ें हर जगह नहीं होती हैं। जैसे कई गांव एक पंचायतें नहीं होती हैं, 2 गाँव को मिलकर एक पंचायत बनती है, ग्राम पंचायत, जैसे हमारे ही गांव में है। तो 2 पंचायतें मिलकर, 2 गांव मिलकर एक पंचायत बनी हुई है। तो ये हर गांव में नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें दी गई हैं कि अपने को तुलना करनी है, अपने को एक अपना मत रखना है। और एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार की उत्पादन गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन की गतिविधियों, जिन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकारों की क्रियाओं पर विचार करेंगे। अब यहाँ से आता है हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो क्रियाएं गांव में, या चाहे हमारे गांव की हो या आपके गांव की हो या पालमपुर गांव की, जो इसमें दिया गया है। तो इसमें जो विविध प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियां हैं वो 2 प्रकार से हो रही हैं। जो खेती की उत्पादन की गतिविधियां हैं या अन्य उत्पादन गतिविधियां हैं, उन्हें देखिए, जो खेती से उत्पादन है हो रहा है उसे खेती से कृषि क्रियाएं कहा जाएगा। लेकिन जो अन्य उत्पादन गतिविधियां हो रही हैं उन्हें गैर कृषि के अंतर्गत रखा जाएगा, जैसे लघु विनिर्माण को, परिवहन को, दुकानदारी को आदि। खेती से संबंधित क्रियाएं तो कृषि के अंतर्गत आएंगी, लेकिन जो खेती के अन्यत्र क्रियाएं हो रही हैं, खेती के अलावा जो अन्य क्रियाएं हो रही हैं, उत्पादन से संबंधित क्रियाएं हो रही हैं, उन्हें गैर कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। वो चीज़ यहाँ पर दी गई है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। हम आगे कुछ और टॉपिक को अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। और देख लीजिए आप, ये नई NCERT है 24-25 की, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो उत्पादन का उद्देश्य जो है वो सिंपल सी बात है कि वही वस्तुएं और सेवाएं हमको उत्पादित करनी होती हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। अब कोई चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है तो उसका उत्पादन हम क्यों करेंगे, उसको हम क्यों लेकर आएंगे अपने पास, या कोई सेवा हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में कोई ऐसा नदी में आर पार जाने के लिए कोई हमको नाव नहीं चाहिए, तो हम नाव को उपस्थित करके या नाव की सवारी बनाकर वहाँ पे क्यों रखेंगे, तो अनुपयोगी चीज़ है। लेकिन हम लोग अगर समुद्र के तट पर रहते हैं, किसी नदी के तट पर रहते हैं जहाँ पे पुल नहीं बना है, तो आर पार जाने के लिए नाव लगेगी, तो वो वहाँ पर नाव के उपयोग है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। अब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं वो हमको पढ़नी है। पहली आवश्यकता है भूमि। सिंपल सी बात है, कोई भी आप प्रोजेक्ट करें, कोई भी चीज़ करें, कोई भी उत्पादन करें,
तो आपको एक आधार चाहिए और वो आधार होता है ज़मीन यानी भूमि। अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें जल की आवश्यकता है, वन की आवश्यकता है, खनिज की आवश्यकता है, तो ये प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगे। भूमि तो हमारी पहली आवश्यकता हो ही चुकी है। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। तो आपको भी पता है कि काम यानी श्रम, श्रम के बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। अगर कोई छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा भी कोई भी काम हो, वो बिना श्रम के हो नहीं सकता। तो दूसरी हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है भूमि के बाद श्रम, क्योंकि हमारा काम ही उससे होने वाला है, श्रम से। और कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों के लिए कुछ अन्य बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की आवश्यकता होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। इसमें एक तरह से ये कहा गया है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग खुद कर लेते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोगों को नहीं करने आते हैं, तो उसके लिए हम लोग उस फील्ड से माहिर लोगों को रखते हैं जो उस फील्ड से रिलेट करते हैं, उस फील्ड के बारे में जानते हैं। तो उनको रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हमको अच्छे से काम चाहिए, तो हमको जब उस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को ही रखेंगे जिसको उस फील्ड के बारे में जानकारी होगी, जिससे हमारा काम अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हम जो काम कर सकते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिनकी आवश्यकता हमारे कंपनी को ज़्यादा है, जिस फील्ड के नॉलेज हम लोगों को नहीं है, उस फील्ड के नॉलेज वाले लोगों का अगर हम लोग रखेंगे तो हमारा काम और अच्छे से हो पाएगा। तो उसके लिए हमको श्रमिक की ज़रूरत भी पड़ती है। अब मान लीजिए ऐसा कोई काम व्यवसाय है जिसमें आपको उदाहरण के तौर पे बोरियां हैं, उनको गाड़ी में लादना है। आपने कोई चीज़ उत्पादित की, अब गाड़ी में लादना है, तो आप तो खुद नहीं ला देंगे, आपको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 लोग, 10 लोग, 20 लोग, जितना बड़ा आपका व्यापार है, तो श्रमिकों की भी आवश्यकता होगी। और ऑफिस वाला वर्क पूरा काम तो आप कर नहीं पाएंगे, क्या क्या करेंगे आप? तो हिसाब किताब करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होगी। तो वो चीज़ यहाँ पर दी गई है। अब तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी, जो कि महत्वपूर्ण आवश्यकता ही है इसमें, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं ही दी गई हैं। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? हम लोग भौतिक पूंजी को पढ़ते हैं। भौतिक पूंजी के अंतर्गत 2 मदें आ जाती हैं, एक स्थायी पूंजी और एक आ जाती है कार्यशील पूंजी। इनको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों और मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। औजार, मशीन एवं भवन। आपने कोई कंपनी डाली, वहाँ पे आपने कोई कंपनी डाली तो उसका एक भवन बनाया, तो वो ऐसा तो नहीं करेंगे आपके आज उसमें आपने काम किया, कल आप उसको खाली कर देंगे, कल दूसरा फिर भवन बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है। अब उसका सालों साल उपयोग करने वाले हैं, तो वो आपकी स्थायी पूंजी है। औजार, आप फैक्ट्री में कोई मशीन लेके आए जो किसी सामान का उत्पादन करती है, तो उस मशीन का आप उपयोग करने वाले हैं सालों साल, कई सालों तक आप उपयोग करेंगे, जब तक आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप उसको बदलते रहेंगे, बदलेंगे जब वो बिगड़ेगी, तो मतलब आप उसका लंबे समय तक उपयोग करने वाले हैं, तो वो स्थायी पूंजी है। और मशीन, औजार भी हमने वही मशीन औजार एक ही चीज़ में आ जाएगा। औजार का मतलब यही है कि जो मशीन के अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं। अब औजार में ये मान के चलिए कि कोई सामान बनाने के लिए कोई उपयोग के लिए मशीन लग रही है, तो उसको औजार भी कह सकते हैं। हाँ, अभी एक चीज़ इसमें दी गई है, टरबाइन, कंप्यूटर, जनरेटर। अब आपने अपनी कंपनी के हिसाब किताब करने के लिए कंप्यूटर रखा, तो आज आपने जो रखा कंप्यूटर, तो कल थोड़ी आप उसको हटा देंगे, वो कल भी आपको काम आने वाला है, तो लंबे समय तक आपको उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। जनरेटर, लाइट की आवश्यकता के लिए आपको जनरेटर की आवश्यकता होती है, तो आप उसको हमेशा के लिए रखेंगे, इमरजेंसी के लिए ही रखे हैं, आपकी लाइट ना रहे तब उसको उपयोग हो, तो आप उसको लंबे समय तक उपयोग करने वाले हैं। जो चीज़ लंबे समय तक उपयोग होने वाली है आपके व्यापार में, आपके उत्पादन के क्षेत्र में, तो वो भौतिक पूंजी के अंतर्गत आएगी और स्थायी पूंजी के अंतर्गत आएगी। अब आ जाते हैं हम लोग कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। कच्चा माल, नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत,
कुम्हारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों से भिन्न चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। अब हम लोगों ने जो चीज़ वहाँ पर पढ़ी है सेम चीज़ इसकी उल्टा हो रही है। वहाँ पे हमने कोई चीज़ का उपयोग किया, उसको हम लोग लंबे समय तक उपयोग करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ उपयोग करने पर वो समाप्त हो जाएगी और फिर हमको नई चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण इसमें छोटे छोटे दिए गए। बुनकर द्वारा जैसे कोई कपड़ा बुन रहा है, तो जिस सूत का उसने कपड़ा बुन लिया था उसका उपयोग तो हो गया ना, तो आपको नए सूत की आवश्यकता पड़ेगी, नए धागे की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि वो चीज़ उपयोग में हो चुकी है, तो ये कार्यशील रहेगी। मिट्टी, कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो जिस मिट्टी से बर्तन बन गए तो मिट्टी तो समाप्त हो चुकी है, अब आपको नई मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि वो चीज़ भी समाप्त हो चुकी है, तो आपको फिर नई मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी और ये क्रिया चलती रहेगी जब तक आपका काम चलता रहेगा। तो ये कार्यशील पूंजी है। तो और नगद पैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, उस चीज़ का उपयोग किया और फिर आपको वो चीज़ की आवश्यकता पड़ी, तो पैसे का अंदाज ये तो नहीं होगा कि आपने पैसे ला के रख लिया, आप उसको उपयोग ही नहीं करेंगे तो फिर उपयोग कैसे नहीं, अगर उपयोग ही नहीं करेंगे तो आपका व्यापार ही नहीं चलेगा। तो कच्चा माल जो होता है और पैसे, नगद मुद्रा जो कार्यशील रहती है, जो लगातार काम में लगी रहती है, आपके पास ठहरती नहीं है, वो कहला जाती है कार्यशील पूंजी, जो औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न होती है, ये चीज़ें होती हैं। अब एक चौथी आवश्यकता भी होती है, जो आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने के योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण चीज़, आपने भूमि ले ली, आपने श्रम भी उत्पादित कर लिया, भौतिक पूंजी भी आपके पास है, लेकिन उसको करने के लिए कोई तो चाहिए, तो उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, उद्यम भी चाहिए, तो उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए। तो करने वाला जो उसको उपभोग करेगा, या आप खुद उपभोग करेंगे या बाजार में बिक्री करेंगे, तो उसके लिए जो चाहिए उसे मानव पूंजी कहते हैं। क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो आवश्यक ही हैं, लेकिन जो चीज़ जो चीज़ को आप निर्मित कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? आप अगर अपने लिए कर रहे हैं तो वह उपभोग के अंतर्गत आएगी, स्वयं उपभोग। और बाजार के लिए, बेचने के लिए कर रहे हैं तो बिक्री के लिए आएगी। तो वो चीज़ जो लोग उपयोग करने वाले हैं और जो लोग उसको करने वाले हैं, वो भी एक प्रकार की पूंजी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। अब जैसे चित्र में देखिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। कारखाने में मशीनों पर कार्य करते हुए श्रमिक, ये मशीन हो गई भौतिक पूंजी। श्रमिक हो गए श्रम। भूमि हो गई यहाँ पर, जो कि भूमि हम लोगों ने पहले पढ़ा है, भूमि, श्रमिक, भौतिक पूंजी, मशीन। और यहाँ पे जो कच्चा सूत चल रहा है या धागा चल रहा जो भी है, वो हो जाएगा क्या? कार्यशील पूंजी। और काम करने वाले लोग हो जाएंगे, श्रम तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति है मानव पूंजी, क्योंकि यही करेंगे ना, श्रम तो अपने आप हो नहीं जाएगा। तो ये हम लोगों की पहचान करनी थी, इन चीज़ों की हम लोगों ने पहचान की। अब उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक कहते हैं। उत्पादन में जो जो चीज़ें लगने वाली हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, इनको संयोजित करके एक नाम दिया जाता है, जिसे उत्पादन के कारक कहते हैं, क्योंकि ये कारक उत्पादन में ही सहायक होते हैं। तो पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय को हम भौतिक पूंजी कहेंगे। तो यहाँ पे जो कारक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में कहा गया है। तो अब पालमपुर की स्थिति यहाँ पर बताई गई है कि पालमपुर में चीज़ें हैं क्या क्या। तो पालमपुर में जो खेती हो रही है उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो भूमि है, भूमि यहाँ पर है जो स्थिर है, ठीक है, भूमि स्थिर होती है। लेकिन स्थिर का मतलब ये है कि आज उसका उपयोग हो रहा है तो कल भी उसका उपयोग हो सकता है। ये नहीं कि आज हमने उसको उपयोग किया, कल उसमें पानी भर गया, बाढ़ आ गई तो ज़मीन नष्ट हो गई, नहीं, ऐसा नहीं, स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख प्रक्रिया है।
काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। पालमपुर में जो उत्पादन की प्रमुख प्रक्रिया है वह खेती ही है, यानी कृषि ही है। काम करने वाले लोग, जिनमें से अगर 100 लोग हैं, उसमें से 75 लोग यानी 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर हैं, क्योंकि गांव खेती प्रधान गांव है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। वो तो खुद या कि किसान हो सकते हैं जिनके पास खुद खेत है, या दूसरे के खेत में काम करने वाले लोग हो सकते हैं। इन लोगों का जो हित है वो खेतों के उत्पादन से ही जुड़ा हुआ है, यानी जो खेत में उत्पादन होगा उससे ही उनको लाभ या हानि होगी। तो लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई होती है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। पालमपुर में वर्ष 1960 तक आज तक में जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ, यानी जितनी भूमि थी वह उतनी ही रही। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि के कृषि के योग्य भूमि को बदल दिया गया। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर जितनी ज़मीन ही, अगर 1 एकड़ है, 1 एकड़ ही है, वो बढ़ने वाली नहीं है। दूसरी ज़मीन अपने को मिलने वाली नहीं है। तो जितनी चीज़ें यहाँ पर होंगी उतनी ही यहाँ पे हो पाएगी। दूसरे उत्पादन को बढ़ाने का, अगर हमको बढ़ाना उत्पादन, तो ज़मीन भी हमको लगेगी। तो वो ज़मीन हमको यहाँ पर उपलब्ध नहीं होने वाली है। जो ज़मीन बंजर थी वो बंजर ही है, थोड़ा बहुत उसको उपयोग किया गया है, लेकिन ज़मीन बढ़ने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि आपको पता ज़मीन बढ़ने वाली नहीं है, वह घटना भी नहीं कह सकते। जैसे पहले 4 लोग उपयोग करते थे, अब उसके बच्चे हो गए तो अच्छा ही उपयोग करेंगे उसको। ज़मीन घट नहीं रही है, ज़मीन स्थिर ही है, बस लोग बढ़ रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा ज़मीन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांवों में भूमि का माप बीघा या गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो इसमें 3 इकाइयाँ दी गई हैं ज़मीन मापने की, जो कि वर्तमान में प्रचलित इकाई है, जिसे हम लोग हेक्टेयर कहते हैं। हेक्टेयर मापने का बताया गया है कि 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। और गांवों में जो चीज़ चलती है बीघा या गुंठा चलती है। कि भूमि मापने की जो इकाई है, मानक इकाई है, वो हेक्टेयर है। यद्यपि गांवों में भूमि माप को बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी मापन इससे किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्या होता है? 100 मीटर की जो भुजा होती है उसके वर्ग को कह सकते हैं कि ये 1 हेक्टेयर है, यानी 100 भुजा उसका जो क्षेत्रफल है 100 मीटर की भुजा का वर्ग, तो वो कह सकते हैं कि वह हेक्टेयर में ही आता है। एक मापने की इकाई है, तो इसमें हेक्टेयर की दी गई है और दिया गया है क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो अपने लिए नॉर्मल प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि हमारे पास ज़मीन तो उतनी ही है। ज़मीन हम लोगों के पास उदाहरण के तौर पर 1 एकड़ ही है, तो उसमें हम साल में अगर 10 क्विंटल गेहूँ उगा रहे हैं, तो अगले साल भी हमको अगर उसमें बढ़त करनी है 10 कुंटल से हम चाहते हैं कि 20 कुंटल हो, तो ज़मीन तो बढ़ने वाली नहीं है। तब हमारे पास क्या चीज़ आती है कि हम करें क्या? तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ दी गई है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं और इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में यानी रबी में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट अपने को मिल गए हैं, जैसा कि खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल बरसात के समय में जो बोई जाती है, उसमें चावल यानी धान को भी मान लेते हैं, ज्वार को मान लेते हैं, बाजरा को मान लेते हैं, जो कि बरसात के समय होता है। और जो बरसात के बाद और ठंडी के बीच का जो टाइम होता है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच का, उस समय आलू की खेती की जाती है। यानी कहने का मतलब है भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास तो भूमि 1 एकड़ ही है, जैसे हम लोगों ने उदाहरण माना,
तो अब उस 1 एकड़ में ही हमको उपयोग करना है जो उपयोग करना है। तो अगर हम लोग खाली समय छोड़ देंगे ज़मीन को, तो हमको उस समय में कुछ ना कुछ आय मिल सकती थी, कुछ ना कुछ हमको बीज मिल सकते थे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 प्रकार की फसल उगाते हैं। तो बरसात में हो गई खरीफ में किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं, चावल, और जो कि पशुओं के चारा भी इसमें आ जाता है। और अक्टूबर दिसंबर में आलू, और सर्दी के मौसम में रबी में गेहूँ उगाया जाता है। तो अपने को याद क्या रखना है, खरीफ, रबी। खरीफ का मतलब है बरसात में उगाने वाली, और रबी का मतलब है गेहूं में। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं इसको याद रखने के लिए, कि जो ऐसा मैं याद करता हूं कि रबी एक महत्वपूर्ण शब्द होता है हमारे गांव एरिया में, कि रबी या रबी क्या हुआ, वो रबी क्या हुआ। तो रबी आप याद रखिएगा, आप रबी को याद रखिएगा तो बस उसका उल्टा आपको खरीफ कर देना है। तो रबी में जो चीज़ उगती है वो बहुत महत्वपूर्ण की चीज़ है, गेहूँ। क्योंकि गेहूँ ऐसा है कि रोटी तो सब ही खाते हैं, चावल कुछ लोग नहीं खाते, लेकिन रोटी सब कोई खाते हैं। तो रबी यानी आप उस एक प्रकार से एग्जाम्पल रखें, रबी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें गेहूँ होता है। बस रबी याद रखेंगे तो खरीफ अपने आप याद रहेगी। रबी यानी गेहूँ, तो फिर बचा क्या, खरीफ, खरीफ यानी धान। तो ऐसा याद कर लेना अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए कुछ गेहूँ रखा जाता है। शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। ये वहाँ के लोकल बाज़ार के बारे में बताया गया है। यह हम लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि हम लोग कोई खेती में पैदावार करते हैं तो उसको कुछ उपयोग अपने लिए रखते हैं, और कुछ क्या करते हैं, जो बचता है उसको हम लोग बाज़ार में बेच देते हैं। अब भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार कटाई गन्ना की होती है। गन्ना क्या है, कच्चा माल है, किसका, गुड़, और गुड़ का कच्चा माल है, और शक्कर भी बनाई जाती है। तो ये भी शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो ये भी कच्चा माल के तौर पे गन्ना इसमें आ जाता है। और आगे बढ़ते हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आती है, क्योंकि पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। हम 3 प्रकार की फसल या बहुविधि फसल, बहुत प्रकार की फसल उगा सकते हैं, लेकिन कब, जब हमारे पास बिजली होगी। क्योंकि बिजली से ही हमको जल मिलने वाला है, क्योंकि नलकूप बिजली से ही चलेंगे। तो जब बिजली होगी तभी हम ये चीज़ कर पाएंगे। तो पालमपुर का एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा दिया गया है। आपके आसपास भी ऐसे बहुत से गांव होंगे जो बहुत समृद्ध होंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बिजली जल्दी आ गई होगी। बिजली जल्दी आ गई तो लोगों ने ट्यूबवेल, पानी के नलकूप लगा दिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब बिजली आई तो उसका प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई पद्धति बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहड़ द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे, लेकिन लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई हो सकती है। तो ये फायदा हो गया बिजली आने से। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए खेत की सिंचाई होने लगी। 200 हेक्टेयर बहुत अच्छी बात थी। भारत के सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। यहाँ पे एक पॉइंट करने वाली चीज़ है कि हमारे जो भारत देश की जो कृषि भूमि का जो क्षेत्र है, जितना क्षेत्र है, उदाहरण के तौर पे ये मान लेते हैं कि हम लोगों के पास 100 एकड़ है। 100 एकड़ हमारे पास ज़मीन है, उसमें से 40-50 एकड़ ही जो कि है क्या है, कृषि योग्य। उस 40-50 एकड़ में भी 40% भूमि जो है कृषि भूमि योग्य जो है, उसका भी 40% में ही हम लोग सिंचाई कर पाते हैं कृत्रिम माध्यम से। बाकी 60% जो बचता है उसका जो सिंचाई होती है, तो 60% जो कृषि योग्य भूमि जो बचती है उसकी सिंचाई केवल वर्षा के जल पर ही निर्भर करती है। तो कहने का मतलब है कि हम 40% तक ही सिंचाई अपने जरिए से कर पाते हैं। अपने ये प्रकार से कहें कि
हम लोग 40% ज़मीन को ही ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग अच्छे से अपन खुद अपनी सुविधाओं के माध्यम से सींच सकते हैं। बाकी जो 60% ज़मीन है उसके लिए वर्षा जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है जिसमें बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो बहुविध फसल प्रणाली को एक प्रकार से ऐसा समझ लेते हैं कि एक खेत में हम लोग कई तरह की फसल उगाते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने बरसात में धान उगाई, चावल की खेती की, उसके बाद हमने उसी में आलू लगा दिया जो बीज का समय बचा। उसके बाद आलू जब हो गई तो हमने ठंडी में क्या लगा दिया, गेहूँ लगा दिया। ये जब गेहूँ बन गया, अपना गर्मी का समय आया तो उस समय भी जो खेती होती है उसको भी कुछ लगा दिया, जैसे सब्जियाँ लगा दी, कुछ लोग लगाते हैं गाँव में। तो एक ही ज़मीन पर कई प्रकार की फसलों को यानी एक से ज़्यादा फसलों को पैदा करने की जो विधि होती है उसे हम कहते हैं बहुविधि फसल प्रणाली। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो समय बीच में खाली रास्ता है उसमें वो लोग आलू पैदा कर लेते हैं। तो यह भूमि में किसी एक टुकड़ा जो है उसकी उपज बढ़ाना, अगर उसमें आप कुछ बोएंगे नहीं तो वो धीरे धीरे बंजर हो जाएगी। तो उसकी उपज बढ़ी रहे, बनी रहे। जैसे हम लोगों के यहाँ बोला जाता है कि खेत पड़ गए का मतलब ये होता है कि वो थोड़ा थोड़ा अब सूख गए हैं, उसको फिर से 2-3 बार जुताई उसकी करनी पड़ेगी, तब जाके वो उनकी मिट्टी अच्छी तरह से नरम होगी और उपजाऊ बनेंगे। तो बंजर ना हो जाए इसलिए हम उसमें बोते रहते हैं लगातार फसलें। तो ये प्रकार से इससे क्या होता है फायदा, उपज बढ़ने की सामान्य प्रणाली हो जाती है। और हाँ, ये तो आंकड़े दिए गए हैं कि जुताई क्षेत्र जो था 1950 से 51 में 132 मिलियन हेक्टेयर था, 1990-91 में 186 मिलियन था, 2000 से 2001 में 186 था, 11 से 12 अंतिम गणना जो थी उसमें 198 था, 11 से 12 में 196 था, 12-13 में 94 था, 13-14 में 201, 14-15 में 198, 15-16 में 197, 16-17 में 200। ये इसके आंकड़े दिए गए हैं। तो अपने को तथ्यों की तरफ चलना है। आंकड़े तो ठीक है। हाँ, एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान देने योग्य चीज़ रहती है कि ये आंकड़े जो होते हैं जारी कौन करता है। तो पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि निगम और किसान कल्याण विभाग। ये कई बार पूछा जाता है कि जो कृषि के जुताई के आंकड़े हैं वो फलाना फलाना आंकड़े हैं, इसको जारी करने वाला कौन सा मंत्रालय है या कौन सा विभाग है। तो हमें पता ध्यान रखना, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि निगम, किसान कल्याण विभाग। अब थोड़ा पालमपुर की कहानी की तरफ आते हैं। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाले फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। इसमें सारणी भरने के लिए दिया गया है कि ज़मीन के टुकड़े में, अब हमने देखा कि एक ज़मीन के टुकड़े में उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका है अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक में मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध होता था, इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। अब क्या होता बदलाव, ये तो पहले की बात हो गई। 1960 के दशक में हरित क्रांति, अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों को यानी HYB हाई यील्डिंग वैरायटी, तो इसमें क्या हुआ है कि उसके द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। अब इसका फ़ायदा तो हम लोगों को दिख गया कि पहले क्या होता था कि जो बीज पहले किसानों के पास थे और जो खाद थी वह सामान्य तौर पर गोबर की खाद थी। अब बीज थे वो नॉर्मल बीज थे जो परंपरागत चले आ रहे थे, तो उनका उपयोग किसान लोग खेती के लिए करते थे, उनको बोते थे। तो उसमें कम पानी भी लगता था, कम खाद भी लगती थी। जो खाद लगती थी वो गोबर की खाद थी, उनको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन जब से हरित क्रांति 1960 के अंत दशक में आई तो इसमें नए बीजों का, नई उपज वाले बीजों को यानी हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीज यानी HYB के द्वारा इनके जो बीज हैं वो बीज इसमें उपयोग किए गए।
तो उसमें फ़ायदा तो हुआ कि अधिक उपज वाले बीज थे, ये अधिक उपज वाले बीज थे। लेकिन परंपरागत बीजों की तुलना में एच वाई बीजों में एक ही पौधे से मात्रा में ज़्यादा अनाज पैदा होने की आशा थी। ये तो ठीक था, लेकिन ज़मीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने लगे। ठीक, लेकिन अति उपज प्रजातियों वाले बीजों में अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अधिक उपज केवल अधिक उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के आदि के संयोजन से ही संभव थी। तो कहने का मतलब ये है कि बीज तो हम लोगों को मिल गए अधिक उपज देने वाले, लेकिन समस्या ये गई कि उन बीजों को अधिक मात्रा में उनको उपजाने के लिए हमको अधिक पानी की आवश्यकता पड़ रही थी, अधिक कीटनाशक की आवश्यकता पड़ रही थी, अधिक खाद की आवश्यकता पड़ रही थी। तो इससे क्या हुआ, लागत ज़्यादा आ गई। तो जो बीज तो हमको अधिक मिल रहे हैं, खेती हमारी अधिक हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमको उर्वरक ज़्यादा लग रहे हैं, खाद ज़्यादा लग रही है, और एक प्रकार से कहें कीटनाशक, क्योंकि रोग भी बहुत सारे लगते हैं इन नए नए बीजों में। तो एक तरफ से हमको फ़ायदा हुआ, दूसरी तरफ से हमको नुकसान हुआ। तो अब फ़ायदा किसको मिला? भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया, क्योंकि वहाँ के, आप खुद सोचिए आप कि जिसके पास पैसे कम हैं तो वो महंगे बीज कैसे ले पाएगा? अगर महंगे बीज वो ले भी लेता है तो उनके लिए उर्वरक कहाँ से ला पाएगा, कीटनाशक कहाँ से ला पाएगा? तो सामान्य व्यक्ति जिसके पास पैसे कम हैं खेती के लिए, तो वो इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकता था। तो जो किसान बड़े थे, जो बड़े किसान थे, वो लोग इसका उपयोग कर रहे थे, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान। तो उन लोगों को इस चीज़ का लाभ ज़्यादा मिला हरित क्रांति में, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे थे। सामान्य किसान के पास पैसे नहीं होते, तो वह जितने पैसे होते हैं उनको कृषि में लगाता है, जब उपज होती है तब जाके उसको पैसे वापस आते हैं, जब वो फसलों को बेचता है तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से लाएगा, तो उसको कर्ज लेना पड़ता था। तो ये चीज़ें इसका निगेटिव पॉइंट है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। इनसे आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग इन लोगों ने किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप, एच-वाई-वी बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज़ी से कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की पैदावार ज़्यादा हुई। तो इन लोगों के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इन लोगों के पास पैसे थे, बड़े किसान थे, तो ये लोग गहाई के लिए ट्रैक्टर और ये सब चीज़ें ले सकते थे, एच-वाई-वी बीज भी ले सकते थे, कीटनाशक उर्वरक ले सकते थे। तो इनको नॉर्मल किसान के अपेक्षा ज़्यादा फायदा हुआ। अब पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूँ की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। एच-वाई-वी बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। 13 दूनी 26, 13 तीन 39, सोचिए लगभग 2.5 गुना के आसपास। तो गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अधिशेष गेहूं भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध था। तो ये तो पालमपुर की नॉर्मल सी कहानी काल्पनिक दी गई है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर बात की जाए तो अगर परंपरागत बीजों की अपेक्षा नए बीजों का उपयोग यदि किया जा रहा है तो उससे हमको फ़ायदा मिलने वाला है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब आते हैं हम लोग अगले यहाँ पे थोड़ा सा इसमें दालों का दिया गया है कि दालों का उत्पादन करोड़ टन है। गेहूं का उत्पादन भी तो 1965-66 में 10 था, 70-71 में 12, गेहूं का 24 था। तो ये आंकड़े अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये आंकड़े जारी कौन करता है, ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो ये जारी कौन करता है? कृषि सांख्यिकी विभाग की पॉकेट बुक है। अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा यह जारी किया जाता है, जो कि कृषि की सांख्यिकी रिपोर्ट है। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ अगला क्या कह रहा है, ये तो अपने प्रैक्टिकल के लिए चीज़ें दी गई हैं। हाँ, अब क्या यह भूमि धारण कर पाएगी? अब इसके बारे में क्या दिया गया है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन का आधार का अति प्रयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों के सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरकता, भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी होगी। इसमें सीधे से कहा गया है कि हरित क्रांति में हमें एक तरफ फ़ायदा हो रहा है कि उन जो बीज आ रहे हैं एच-वाई-वी बीज, उनसे हमें उपज ज़्यादा मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कीटनाशक और ज़्यादा खाद लग रही है,
तो और ज़्यादा पानी लग रहा है, तो उससे क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन हमारी ज़मीन थी उसकी उर्वरकता शक्ति, जो कि कहें कि एक प्रकार से उपजाऊ शक्ति है, वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। और भूमिगत जल स्तर भी धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा जल पानी का उपयोग किया जा रहा है, तो वो भी कम होता जा रहा है। अब इसमें यह बताया गया है कि मिट्टी की जो उर्वरकता है, यानी जो उपजाऊपन है, और भौम जल जो ज़मीन में पाया जाता पानी, जहाँ पाया जाने वाला पानी है, ऐसे संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। तो अगर एक बार ये नष्ट हो जाते हैं, जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि पहले 200 फीट में अच्छा खासा पानी मिलता था, अब 400-500 फीट में मिल रहा है गाँवों में। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अधिक मात्रा में जल निकाल के डाला जा रहा है खेतों में, और वो पानी भी खराब मिल रहा है। तो क्यों? क्योंकि इतने कीटनाशक और रसायन ज़मीन में भौम जल को भी प्रभावित कर रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हाँ, ये तो खेतों का नक्शा दिया गया है कि छोटे बड़े कैसे किस प्रकार के खेत हैं। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें चीज़ें क्या दी गई हैं, इसका तथ्य क्या है। डाउन टू अर्थ के एक किसी लेख में दिया गया है कि रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों, तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी की पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। जब हम लोगों ने पढ़ा कि जो कीटनाशक है वो पौधे के लिए तो उपयोगी हैं, लेकिन वो कुछ समय तक ही मिट्टी में रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो बहकर जल में मिल जाते हैं, नदियों, तालाब और जो भूमिगत जल है वहाँ पहुँच जाते हैं। और इसके माध्यम से जब वो पहुँच जाते हैं तो उस जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। और आगे एक चीज़ पैराग्राफ और दी गई है, द ट्रिब्यून चंडीगढ़ की रिपोर्ट है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले के उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य लागतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि जैसे अभी वर्तमान में एक खेत में एक बोरी खाद पड़ रही थी परंपरागत बीजों में, लेकिन जब हम लोगों ने हाइब्रिड के बीज लाए HYB वाले, तो क्या हुआ कि हमको 2 बोरी खाद डालनी पड़ती थी। लेकिन अब अगर हम बीज बो रहे हैं तो हमको 2 बोरी ही खाद डालनी पड़ेगी, 1 बोरी में हमको उपज मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हमारी ज़मीन की जो उपजाऊपन है वो नष्ट हो चुका है। उसको एक्स्ट्रा कीटनाशक और एक एक्स्ट्रा रासायनिक उर्वरक चाहिए ही चाहिए। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि पहले लागत 1 बोरी की लग रही थी, अब 2 बोरी की लग रही है, कल आने वाले समय 3 बोरी की लगेगी। तो खर्चा जो है तो ये बढ़ता जा रहा है, ये कहने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। अब पालमपुर के किसानों के बारे में दिया गया है। आपने जान लिया होगा खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती में काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 ऐसे परिवार हैं, इसमें से 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। बाकी परिवारों में 240 परिवार हैं जिनके पास भूमि है। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे वाले भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने के वाले किसानों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे कई प्रकार के किसान हैं। जो छोटी ज़मीन रखते हैं वो छोटे किसान, जो बड़ी ज़मीन रखते हैं वो बड़े किसान। इसमें एक कहानी के माध्यम से चीज़ें दी गई हैं, तो अपन कहानी पे एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया है। कृषक गोविंद के पास 2.5 हेक्टेयर अधिकतर सिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि ये बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस के होने से कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के पश्चात यह भूमि उनके 3 पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक में 75.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था। परंतु बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्षों के कुछ भाग में उनके अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ रहा था। अब समझिए बात को, जमीन तो जितनी है उतनी ही रहेगी। अब उसमें से लोग बढ़ गए तो उसका बंटवारा हो गया, तो जो उपज होने वाली थी वो आधे आधे लोगों में बंट गई, तो उतनी उपज तो नहीं होगी ना जिसके पास एक व्यक्ति के पास हो रही थी। ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें वही चीज़ दी गई है कि एक गांव में चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को आप देख सकते हैं। इन छोटे किसान खेती करते हैं यहाँ पर। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लाट हैं। पालमपुर में मझौले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं। 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर है, उससे भी अधिक भूमि है। 3 प्रकार के किसान इसमें बताए गए हैं। अब ये तो कीटनाशक और कटाई गहाई की चीज़ें दी गई हैं। हाँ, अब इसमें थोड़ी सी एक काम की चीज़ है।
हाँ, सीमांत एवं छोटे कृषक किसे कहते हैं? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। और अर्ध मझोले और बड़े कृषक 2 हेक्टेयर से अधिक जो जमीन रखते हैं उनको कहते हैं। पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि जनगणना 2011-12 के अनुसार ये चीज़ दी गई है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। हाँ, भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। हम लोग भी पढ़ रहे थे उत्पादन कारक, उसमें से हम लोगों ने भूमि के बारे में पढ़ा कि भूमि कितनी आवश्यक है, किन किन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उत्पादन कारक है श्रम। आपके पास भूमि है लेकिन वहाँ पे श्रमकार नहीं हो रहा है, तो कितनी भी बड़ी आपके पास भूमि है, वहाँ पे अगर कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो आपके लिए कोई उसका जीरो वैल्यू है, आप खुद जानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पे लाते हैं। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि जो छोटे किसान हैं वो अपने परिवार के साथ अपनी ज़मीनों पर काम कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े किसान हैं वो खुद काम नहीं करते हैं, वो उनको बुलाते हैं जो कि मजदूर हैं या कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो काम करके पैसे कमाना चाहते हैं, उनसे वो लोग काम करवाते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज़ दी गई है। हाँ, खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को उगाई गई फसल में कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि वो मजदूरी से काम कर रहे होते हैं। तो जैसा किसानों का होता है, वो मालिक हैं लेकिन वो मजदूरी से काम करा रहे हैं तो उनका हक तो नहीं होगा, बल्कि उन्हें किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वो काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में भी हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। बुआई में अलग मजदूरी, कटाई में अलग मजदूरी। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। ये तो अपने ऊपर है कि उनको साल भर के लिए मजदूरी देकर रखा जा रहा है या कि डेली बेस पे रखा जा रहा है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी काम करने वाला एक भूमि श्रमिक है। इसका मतलब है उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये है, मार्च 2019 का है, निर्धारित है। लेकिन डाला को 160 ही मिलते हैं क्योंकि पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गाँव के निर्धनतम व्यक्तियों में से है। ये चीज़ यहाँ पे दी गई। जो लोग बात करते हैं कि आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, वह भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में भी हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम काम किया था। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गाय के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम करने की तलाश करनी पड़ेगी क्योंकि खेती में उतना काम मिल नहीं रहा है। मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछले गर्मी में 1000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था, तो मैंने कैसे चुकता कर पाऊंगा। 2 वक्त के लिए भोजन के लिए भी कठिनाइयों से कमाता हूँ। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं। पिछले कर्ज में इस कारण साहूकार ने मुझे ऋण देने से मना कर दिया। तो एक निर्धन परिवार की एक कहानी है जो आप लोग जानते ही हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते उनको उधार ही लेना पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। और हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ दी गई है कि जो नए कृषि यंत्र आ रहे हैं उनसे मजदूरों का जो काम मिलता था वो उनका धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखा गया। अब आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों से बहुत अधिक, खेती के जो आधुनिक तरीके हैं उनका उपयोग करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गाँव के साहूकारों या खेती की विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्जा लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊँची होती है। कर चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनके पास पैसे हैं, जो बड़े किसान हैं, वो तो अपना काम पैसों के माध्यम से चला लेते हैं, उनके पास बहुत अधिक उपज हो जाती है। लेकिन जिनके पास छोटे प्लॉट हैं, जिनके पास या तो भूमि ही नहीं है, तो उनको खेती करने के लिए इनके पास भूमि छोटी छोटी है, तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है क्योंकि उनके पास ज़्यादा उपज हो नहीं रही है, तो उधार लेते हैं साहूकारों से। बड़े बड़े जो गाँव के बड़े अमीर लोग हैं उनसे लेते हैं, ब्याज पर लेते हैं पैसे, जो कि आप सबको कई कहानियों के माध्यम से पता भी चलता है कि वो लोग कैसे उनका शोषण करते हैं पैसों के माध्यम से। तो जैसे सविता की कहानी यहाँ पर दी गई है कि सविता एक लघु कृषक है।
अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूँ पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत होती है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई पूरी करने में कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर में कामों की बहुत जिम्मेदारी भी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। जो हम लोगों ने भी पढ़ा कि किसानों का शोषण होता है। जो छोटे किसान हैं, जो बड़े लोगों से पैसे लेते हैं, ये चीज़ इसमें दी गई है। अब तक की कहानी इसमें क्या दी गई है? हमने उत्पादन के 3 कारक भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोगों को बारों को पढ़ा। अब इनको इसमें भरना है, तो हम लोग बच्चों का काम हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ देख लेते हैं। श्रम के बारे में हमने पढ़ा, भूमि के बारे में पढ़ा और पूंजी के बारे में पढ़ा। अब आगे इसमें क्या दिया गया है? ये तो अभी दिया, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग करके अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं को क्या करते हैं? वे अपने परिवार के भोग के लिए कुछ गेहूं को रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र 1 में आपने गेहूं से लदी बाजार बैलगाड़ी देखी होगी। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर अगले कस्बों में दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 कुंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिए थे। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए भी किया, कार्यशील पूंजी व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है और उसकी जो स्थिर पूंजी है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के विशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने और दुकान खोलने में भी करते, जैसा कि हम देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास बहुत अच्छी उपज हो रही है वो अपने खाने के लिए भी रख लेता है और अच्छी मात्रा में वो चीज़ बेच भी देता है, क्योंकि उसके पास अच्छी खासी उपज है। लेकिन जिसके पास खाने को ही पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा, तो वो कहाँ से रखेगा और कहाँ से बेचेगा। अब जिसके पास बच गया वो पैसे पाता है, उससे कर्जा भी देता है, चीज़ें भी खरीदता है, कृषि के लिए भी कार्यशील पूंजी तैयार करता है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात कही गई है जो कि हम लोगों ने पढ़ ली। अब पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ क्या हैं? हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग ही कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, बाकी 75% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। डेयरी एक अन्य प्रचलित क्रिया है। पालमपुर में कई परिवारों में एक डेयरी की प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा यानी चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गाँव रायगंज में बेचा जाता है। साहेबपुर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ, जहाँ से दूध दूर दराज शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। ये चीज़ तो दी गई है कि कृषि के अलावा और क्या साधन है पैसे कमाने के। दूसरा है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण। एक समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे थे। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत ही सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। छोटे पैमानों पर ही किया जाता है। विनिर्माण का कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों और खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। तो ये छोटे बताए गए हैं। इसमें छोटी छोटी 2 कहानियाँ दी गई, इनको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है। उसने अपने खेत में लगाया। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है।
गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेच जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल को थोड़ा लाभ कमा लेता है। ये एक अच्छी चीज़ में लिखी हुई है। करीम की कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के कई वर्षों में विद्यार्थी शाहपुर शहर से कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री भी थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ कर दी। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। तो ये 2 प्रकार से विनिर्माण दिए गए हैं कि क्या क्या गाँव में किए जाते हैं, क्या किए जा सकते हैं। तो डेयरी हो गया और दूसरा हो गया नॉर्मल विनिर्माण, जो कि उसके माध्यम से दिया गया है कि कंप्यूटर के माध्यम से वो गन्ना पेरने की मशीन के। पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। पालमपुर में व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों में कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें लाकर गांव में बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कापी, पेन, पेंसिल, सब कुछ, कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड में निकट है, अपने घर में एक भाग में छोटी सी दुकान खोल लेते हैं, वे भी खाने की चीज़ बेचते हैं। तो ये एक छोटा विनिर्माण कहा गया है कि कैसे दुकानदार दुकान चालू करते हैं गाँवों में। परिवहन। तेजी से विकसित होता एक क्षेत्रक है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ी चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोग और वस्तुओं की एक जगह से दूसरी तक पहुंचाते हैं। इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि लोग शहरों में जाना आना करते रहते हैं। 4 चीज़ इसमें हो गई। किशोर की कहानी इसमें दी गई है। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। वह उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा किनारे कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है। कभी कभी गुड़ व अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की भुगतान की तुलना में अधिक कमाने लगा है। तो इसमें एक प्रकार से ये कहा गया कि और रोजगार के जो गाँव में निर्माण किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं। अब सारांश पढ़ लेते हैं। गाँव में खेती एक मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसानों को अपने उत्पादन से बची हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था तो कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत के किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार भी छोटा होता है। इससे उनको उत्पादन भी पर्याप्त नहीं होता है। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है तथा अन्य नई विधियों में श्रम का अधिक उपयोग आदर्श करना होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों, कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि क्षेत्रों में लगे हुए हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में वृद्धि हो। खेती में विपरीत कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ करते हैं। इस पूंजी को कैसे प्राप्त किया जाता है, या तो आप अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है, फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की दर कम पर उपलब्ध हो ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य करना शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों, शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध हैं। जैसे जैसे गांव, कस्बों, शहरों में अच्छी सड़क, परिवहन, टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गाँव में गैर कृषि उत्पादन के अवसर बढ़ेंगे। ये हमारा रहा पहला अध्याय। इसमें ये चीज़ दी गई है कि गांव के जो लोग हैं कृषि पर ज़्यादा निर्भर हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर वो लोग गैर कृषि भी करते हैं तो उनको थोड़ा सा और पैसे मिलेंगे, आय उनकी बढ़ेगी। गांव में गैर कृषि का काम बहुत कम हो रहा है। तो ये थी पालमपुर गांव की कहानी। इसके माध्यम से हमने गांव की अर्थव्यवस्था पढ़ी
हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे और कैसे पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र की NCERT। तो दूसरा चैप्टर है हमारा और क्लास तीसरी है। तो संसाधन के रूप में लोग हमारे चैप्टर का शीर्षक है। अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जनसंख्या सामान्य तौर से अपना जीवन यापन कर रही है, वह ना तो कुशल है, ना तो उसके पास किसी प्रकार का टैलेंट है, ना उसका स्वास्थ्य सही है, ना उसके पास किसी प्रकार का ज्ञान है। जब ज्ञान नहीं है, ना कोई शिक्षा है, तो वह एक प्रकार से बेरोजगार रहेगी और हम लोगों के लिए वह जिम्मेदारी का एक काम रहेगी, जो कि इसमें दायित्व वाली चीज़ बताई गई है। तो जनसंख्या दायित्व के रूप में हो जाएगी जब उसके पास चिकित्सीय शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सीय सेवा आदि चीज़ें नहीं रहेंगी, तो वह दायित्व हो जाएगी। लेकिन दायित्व से अधिक यदि परिसंपत्ति के रूप में उसे बनाना है तो हमें खर्च करना होगा शिक्षा, प्रशिक्षण में, चिकित्सा सेवाओं में निवेश करना पड़ेगा, जिससे वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाएगी। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। ये इसमें कहा गया है, इसी के हम लोग पढ़ने वाले हैं। परिचय। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही इसमें एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानव पूंजी या जो जनसंख्या है, अगर उसमें सही प्रकार से निवेश किया जाए शिक्षा में, स्वास्थ्य में एवं उसके ज्ञान के बढ़ाने में, तो यह भी एक संसाधन के रूप में निखर कर आता है, उभर कर आता है। यह विशाल जनसंख्या एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसे नकारात्मक पहलू से देखते हैं। अगर हम लोग सकारात्मक पहलू से देखेंगे तो यह हमारे लिए एक संसाधन का काम करेगी, एक पूंजी का कार्य करेगी। लेकिन अगर नकारात्मक पहलू से देखेंगे तो यह हमारे लिए एक जिम्मेदारी का काम होगी। नकारात्मक पहलू इसके कौन से हैं? जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय जब जनसंख्या के नकारात्मक पहलू को देखा जाता है तो वह देखा जाता है कि उन्हें क्या भोजन दिया जाएगा, सबको भोजन मिल रहा कि नहीं, शिक्षा मिल रही है कि नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं। अगर हम लोग उनको जिम्मेदारी समझ रहे हैं तो ये चीज़ें हमें भार लगेंगी। लेकिन अगर उन्हें हम लोग संसाधन बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ें हमें सकारात्मक लगेंगी और हमें ये लगेगा कि इनके माध्यम से ही बहुत कुछ संसाधन के रूप में हमको हो सकता है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जाता है और उसके द्वारा विकसित किया जाता है तो उससे मानव पूंजी का निर्माण होता है, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश में उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है और अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। तो यदि हमारे पास जो मानव है, जो जनसंख्या है, उसे ठीक तरह से प्रशिक्षित किया जाए, शिक्षित किया जाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य सेवा दी जाए, तो एक प्रकार की पूंजी ही बन जाएगी जिसे मानव पूंजी कहते हैं और यह भौतिक पूंजी की ही तरह कार्य करेगी
और जब वो अच्छे से कार्य करने लगेगी तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें उत्पादकता में यानी उत्पादन में दिखेगा। तो यह चीज़ इसमें कही गई है। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूक्ष्म सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार स्थान प्राप्त कर लिया है। तो हरित क्रांति के माध्यम से हमने ये समझा, कम जमीन है लेकिन उसमें जब हम 10 कुंटल गेहूँ उगा रहे थे तो हरित क्रांति के माध्यम से हमने उसी ज़मीन पे 20 कुंटल गेहूँ उगाना प्रारंभ कर दिया। तो यह क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिली प्रौद्योगिकी के माध्यम से, उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में। तो यह दुर्लभ भूमि से हम लोगों ने उत्पादकता में वृद्धि लाई। तो यही चीज़ मानव के साथ भी हो सकती है अगर उसे प्रौद्योगिकी दी जाए, उसे शिक्षा दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, तो यह भौतिक मशीनरी की तरह ही मानव पूंजी भी कार्य करने लगेगी और हमें फ़ायदा पहुंचाने लगेगी। और ये चीज़ें योजना आयोग भारत सरकार के द्वारा चीज़ कही गई है। और संसाधन के रूप में लोग, हाँ, लेकिन अब नकारात्मक पहलू क्या होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। जैसे जनसंख्या को बोझ समझा जाता है कि बहुत सारी जनसंख्या हमारे पास हो चुकी है तो हमें उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, सबको भोजन बराबर देना पड़ेगा, सबके लिए स्वास्थ्य कहाँ से आए, सबके लिए प्रशिक्षण कहाँ से आए। तो नकारात्मक पहलू हम लोग अगर देख रहे हैं तो हमें यह भार लगेगा, बोझ लगेगा। लेकिन अगर मानव पूंजी में निवेश किया जाए, मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में, औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण में उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली, बार बार इसको रिपीट नहीं करते हैं। इसमें दो उदाहरण दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित 2 उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। शकल की कहानी। 2 मित्र बिलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला घर का काम काज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के काम काज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे, पर वे उस गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा भी पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी और उसके बड़े लगन और उत्साह के ने अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। इस प्रकार उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर में फर्म को अपने बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। और दूसरी कहानी इसी में दी गई है क्या, हाँ, विलास की कहानी। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था। वह शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये ही कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने अपनी माँ की मदद करता था, अपने छोटे भाई की मोहन की देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई, तब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह भी वह कम ही कमा पाता था। तो इसमें शिक्षा का प्रभाव दिया गया है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक पैराग्राफ इसमें बचा, उसको पढ़ लेते हैं। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ मिलता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है,
क्योंकि अधिक शिक्षित, अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक पहुंचता है जो प्रत्यक्ष स्वयं रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं। उतनी स्वस्थ सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव एक पूंजी की तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि, भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जा रहा है। वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। यदि शिक्षा प्रशिक्षण लोगों को मिल रहा है तो एक अच्छी मानव पूंजी के रूप में वो बनकर उभरेंगे और उन लोगों को भी लाभ पहुँचाएंगे जो शिक्षित नहीं हैं। तो ये चीज़ इसमें कही गई है। और सकल विलास की कहानी हम लोगों ने देखा कि जहाँ एक सकल है वो पढ़ लिख कर अच्छी कमाई करने लगा, लेकिन विलास जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया मजबूरियों के कारण, तो वो अपने पुराने कामों में ही लगा रह गया। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन से हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट था, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की, सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। विलास वहीं काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार के पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। सकल के मामले में से कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई और उसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादन देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वो अपनी माँ की ही भांति मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में निवेश भूमि और पूंजी के निवेश में की ही तरह है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश पर किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहत योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी शिक्षित और स्वच्छता और सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सिद्ध कर लेते हैं और अपने बच्चों को भी अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित करने में रख देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग सीधे सीधे भाषा में समझ जाएं कि जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली, जिसने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, वह अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं की, जिसको शिक्षा का मौका नहीं मिला, प्रशिक्षण का मौका नहीं मिला, तो वह अपने पुराने कार्यों की ही तरह, अपने माता पिता की ही तरह कम वेतन में, कम आय में ही गुजारा कर रहा है। इसमें यह चीज़ कही गई है कि जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी और विकसित बने? उन लोगों ने विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से यह देश धनी और विकसित बना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जापान जैसा देश है, उसी की तरह कुछ और अन्य देश हैं, उनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, पर भी उन्होंने अपने आप को, अपने देश को आगे बढ़ाया। तो उसका कारण क्या था या उन्होंने कैसे बढ़ाया, तो उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। उन्होंने मानव पूंजी यानी मानव संसाधन पर निवेश किया। अब मानव संसाधन पर निवेश कैसे कैसे किया गया? शिक्षा पे किया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया, और परिणाम स्वरूप जब स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश किया गया तो वो मानव ही एक पूंजी के रूप में बन गए और वो काम करने लगे। और जब उन्होंने काम किया तो उसकी प्रोडक्टिविटी बनी और परिणाम स्वरूप देश विकसित हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं भी हैं, उनकी कमी भी है, तो आप मानव संसाधन के विकास से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी बात इसमें कही गई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण अपने टॉपिक की ओर, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं इसमें। तो पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप इसमें दिया गया है हेडिंग, लेकिन इसमें और आगे अच्छी चीज़ बताई गई है। विलास और सकल की तरह विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं सभी लोग। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता था
और सकल एक फर्म के रूप में नौकरी करने लगा। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों में यानी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है, वानिकी आती है, पशुपालन आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं, मुर्गी पालन आते हैं और खनन एवं उत्खनन आदि शामिल होते हैं। तो अच्छी तरह से ये बात समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि प्राथमिक क्षेत्र में वो चीज़ें आती हैं जो हमको प्रकृति से मिल रही हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो पहला क्षेत्रक है, उसमें प्रकृति के साधन आते हैं, जैसे उदाहरण भी दिया गया है। कृषि अगर आप कर रहे हैं, वानिकी कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन है, खनन है, उत्खनन है, ये चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति से मिल रही हैं हमको, क्योंकि कृषि प्रकृति ही दे रही है। आप तो केवल उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी उपजा रही है तो प्रकृति दे रही है। वनों से जो चीज़ें हमको मिलती हैं तो प्रकृति दे रही है। पशुपालन, पशु जो चीज़ दे रहे हैं तो कोई बना तो नहीं रहा है, वो पशु दे रहे हैं तो प्राकृतिक चीज़ है। मत्स्य पालन भी, मुर्गी पालन भी, खनन उत्खनन, भाई जो चीज़ अंदर ज़मीन से मिल रही है तो हमने तो नहीं बनाई, वो तो प्रकृति में मिल रही है। तो प्राकृतिक संसाधन को हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक की बात करें, द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण शामिल है। हालांकि इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी इसमें केवल विनिर्माण दिया गया है, तो हम लोग बाहर की चीज़ें बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें विनिर्माण में जो चीज़ें निर्मित की जाती हैं, फैक्ट्री उत्पादन, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसके बारे में जब डिटेल से जानकारी आएगी एनसीईआरटी में तो हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले क्षेत्रक की ओर। तृतीयक क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि सेवाएं शामिल किए जाते हैं। तृतीयक क्षेत्र को कहीं कहीं पे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र में एक प्रकार से कहें कि अमूर्त चीज़ें आती हैं। अमूर्त कहने का मतलब जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते। कैसे? शिक्षा आपको मिल रही है, तो शिक्षा तो आप छू नहीं सकते ना, आपको मिल रही है, आपके अंदर ज्ञान जा रहा, पर आप उसको छू थोड़ी सकते हैं। कह सकते हैं क्या कि मेरे अंदर ये देखो शिक्षा है। कोई सामान है तो उसको आप बता सकते हैं कि ये सामान है, लेकिन शिक्षा को नहीं बता सकते। ठीक इसी तरह परिवहन है, तो आप यातायात तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये देखो परिवहन है, नहीं। स्वास्थ्य, आप स्वास्थ्य को पकड़ सकते हैं क्या? स्वास्थ्य ये देखो, अच्छा स्वास्थ्य बुरा स्वास्थ्य नहीं, आप उसका एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। यही बीमा, ये बैंकिंग, मतलब इस सेवाएं हैं हमको मिल रही हैं, हम लोग जो इसका यूज कर रहे हैं, जो सेवा हमको मिल रही है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। तो जिन क्रियाओं में, या एक प्रकार से कहें जो क्रियाएं सेवाओं और उत्पादन होती हैं जिनका, और जो राष्ट्रीय आय के मूल्य में वर्धन करती हैं, जो राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का कार्य करती हैं, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और आर्थिक क्रियाओं के भी 2 भाग होते हैं, एक होती है बाजार क्रिया और दूसरी होती है गैर बाजार क्रिया। तो बाजार क्रिया कौन सी कहलाती है? बाजार क्रिया में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रिया को कहा जाता है। जैसे आपने कोई काम किया, आप कहीं पे ड्यूटी करते हैं, उसके बदले में आपको वेतन मिल रहा है, तो वो बाजार क्रिया है। और गैर बाजार क्रिया जो स्वयं के उत्पादन के लिए, स्व उपभोग के लिए, अब उसको कैसे समझते हैं? आप घर में मान लीजिए मिट्टी खन रहे हैं अपने कुछ बोने के लिए, आप 2 घंटे वहाँ पे मेहनत किए, तो वहाँ पे आपको थोड़ी कोई पैसे देगा, वो तो आपने अपने लिए किया ना। आपकी मम्मी, आपकी पत्नी, बहन, कोई मतलब घर में काम कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए उसे कोई वेतन नहीं मिलता है, तो वो रोजगार नहीं है, वो आर्थिक क्रिया नहीं है, वो अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, वही चीज़ अगर वो बाहर करेंगे तो वो फिर आर्थिक क्रिया में आ जाएंगी, क्योंकि वो एक प्रकार से नौकरी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जिसमें आप वेतन पा रहे हैं, आपको पैसे का लाभ हो रहा है, और आपको एक प्रकार से कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या नौकरी की तरह, तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। और जो चीज़ें आप स्वयं उपभोग के लिए करेंगे उनको आप गैर आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। सरकारी सेवा सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। ये तो वही वेतन वाली बात हो गई। चलिए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है।
प्राथमिक उत्पादों का उपभोग प्राथमिक क्षेत्रक, प्रसंस्करण द्वितीयक क्षेत्रक और अचल संपत्तियों की सुलेखा उत्पादन आता है। ये पृथक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक के बारे में इसमें कहा गया है। तो क्रियाकलाप, क्रियाकलाप इसमें तो नॉर्मल बच्चों के लिए दिया गया है, तो सब अपने को कोई ज़्यादा समस्या का विषय नहीं है, अपन आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है, जो हमारा इसका टॉपिक था, इसको पढ़ते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि महिलाएं काम कर रही हैं, नॉर्मल पुरुष भी काम कर रहे हैं, वो काम अब महिलाएं भी करने लगी हैं। लेकिन आपको भी पता है कि अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि महिलाओं ने प्रथम बार ये काम किया, या इसमें पहली महिला कौन थी ऐसा काम करने वाली, तो उसके पहले वो काम क्यों नहीं कर रही थी। क्योंकि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से एक बाधाएं थी लोगों के मन में, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, महिलाओं को बाहर नहीं कमाना चाहिए, महिलाओं को ये प्रकार से कहें तो फौज में नहीं जाना चाहिए, पुलिस में नहीं जाना चाहिए, ये सब सीमाएं थी पहले। तो उनको तोड़कर अब वर्तमान में कुछ चीज़ें अच्छी होने लगी हैं, महिलाओं को भी बराबर मौका दिया जा रहा है, महिलाएं भी उसमें काम कर रही हैं। अब एनसीईआरटी क्या कहती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आमतौर पर महिलाएं घर में कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। अब उदाहरण इसमें एनसीईआरटी की कहानी का दिया गया है कि शकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के जो पिताजी हैं बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। तो वही बात है कि महिलाएं घर में काम करती हैं और पुरुष बाहर रोजगार के लिए काम करते हैं। ये चीज़ इसमें उदाहरण के तौर पर दी गई है। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता, और बूढ़ा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। यही बात जो हमने कही कि महिलाओं को अपने घर के काम के लिए कोई पैसे नहीं मिलते हैं, वही इसमें बताया गया है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में भी नहीं जोड़ा जाता। विलास की मां गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वह श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। अगर वह घर में काम कर रही हैं, घर में जैसे मछली पकड़ के लाई, घर में खाना बना रही हैं, मछली बना रही हैं, तो नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन मछली पकड़कर वो बाज़ार में बेच रही हैं तो फिर श्रम बाजार हो गया, तो उसमें उसको भुगतान किया जाएगा। कहने का मतलब ये सीधा सीधा है। अब उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने समान नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवाओं के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी भी सहपाठी से पूछे कि वह क्या बनना चाहती है। अब इसका सार हम लोग समझ लेते हैं। इसमें सिर्फ इतना सा कहा गया है कि शिक्षा महिलाओं को कम दी जाती थी तो महिलाओं को रोजगार भी कम मिलता था, वो काम भी कम करती थी। अभी थोड़ा सा वर्तमान में चीज़ें बदली हैं, महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा दी जाने लगी है। जब महिलाओं को शिक्षा दी जाने लगी हैं तो महिलाएं भी काम करने के योग्य हो गई हैं। पुराना कारण सिर्फ इतना ही था, महिलाओं को चीज़ों की समझ नहीं थी क्योंकि उनको शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। तो अब वर्तमान में उन्हें शिक्षा दी जा रही है तो उनको समझ भी है, इसलिए वो बाहर काम भी कर पा रही हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये आती है कि अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा पारिश्रमिक दिया जाता है और महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। फिल्म क्षेत्र में आप जानते हैं कि आप लोग न्यूज़ भी पढ़ते होंगे कि 2 करोड़ में हीरो को साइन किया गया और उसका आधे में महिला को यानी किसी कलाकार को शामिल किया गया। तो ये चीज़ें क्यों हैं? और मजदूरी में आप जानते हैं कि पुरुषों की मजदूरी 200, महिलाओं की 150, ये तो गाँव में आम बात है।
तो ये चीज़ें भी बहुत जगह हैं। लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में, बड़ी सेवाओं में, जहाँ एक प्रकार से बड़ी प्रौद्योगिकी की सेवाएं हैं, जहाँ पुरुषों और महिलाओं में भेद नहीं किया जाता, अगर पुरुष कलेक्टर है तो पुरुष को भी उतनी तनख्वाह मिलेगी सरकार के द्वारा, और महिला कलेक्टर हैं तो उनको भी उतनी तनख्वाह मिलेगी। ये चीज़ें शिक्षा के स्तर में बदल गई हैं। ये कहने का मतलब है कि एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हुई है। अब आते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता की ओर। जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वह साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंशतः देश की समृद्धि तक निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं। कहने का मतलब कि जो जनसंख्या है वह अगर अस्वस्थ है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, वह पढ़ी लिखी नहीं है, तो वह एक प्रकार से जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाएगी, वो उसको आप परिसंपत्ति नहीं कह सकते। लेकिन वही जनसंख्या यदि पढ़ी लिखी है, स्वस्थ है, वो, और जब स्वस्थ और पढ़ी लिखी है तो वाजिब सी बात है कि वो रोजगार भी बना लेगी या रोजगार करने लगेगी, रोजगार के साधन ढूंढ लेगी, तो वो परिसंपत्ति बन जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था में वह सहयोग भी करेगी और देश की समृद्धि दर भी विकसित होगी। तो साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या देश की परिसंपत्तियाँ होती हैं, ये बात इसमें कही गई है। अब शिक्षा का कितना महत्व है। शिक्षा अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा के बाद ने वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में से फल दिया। ये हमने कहानी में देखा। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी, जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज में के भी विकास में भी शिक्षा का योगदान है। आप खुद देखिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो आपको यही नहीं पता होता कि आईएएस या आईपीएस बना जाता है, क्या पोस्ट होती है। आपको तो लगता है कि आईएएस आईपीएस किसी राजाओं के खानदान के होते होंगे और वो जन्म लेते हैं वही बन जाते हैं। ऐसा हमको भी लगता था जब हम लोग बचपन में थे, कि लगता था कि कलेक्टर मतलब कोई विशेष आदमी होता होगा। लेकिन अभी पता चला कि वो पढ़ कर होता है। वो सामान्य व्यक्ति भी बन सकता है, लेकिन उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये हमें कब पता चला, जब हमने पढ़ाई की। गांव में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो पढ़ाई नहीं किए हैं, अनपढ़ होंगे, उनसे आप कहेंगे कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, उनको नहीं पता होगा। तो ये चीज़ें इसमें कही गई हैं कि शिक्षा का जब स्तर आपको मिलने लगता है तो आपको नई चीज़ें पता चलती हैं, नई क्षितिज अवसर के खुलते हैं, विकास के लिए नई क्षितिज खुलते हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण वहाँ पर काम करती है और एक प्रकार से आपके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए करती है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो समाज में भी आप अच्छी चीज़ें करेंगे। तो शिक्षा का ही तो प्रभाव है। ये चीज़ इसमें कही गई है। अब आगे क्या कह रही है एनसीईआरटी, राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में भी वृद्धि करती है। शिक्षा और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 99,300 करोड़ रुपए हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा परिव्यय 51-52 के 0.64% से बढ़कर 19-20 के 3% बजटीय अनुमान हो गया। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बजटीय अनुमान 2020-21 में घटकर 2.8% बताया गया है। अभी हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि बात यहाँ पर कही क्या जा रही है। शिक्षा के लिए अभी हमने पढ़ा कि शिक्षा का महत्व क्या है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ इतना सा कहा गया है कि शिक्षा की पहुंच, धारण, गुणवत्ता पर सरकार काम कर रही है। उसके लिए वह प्राथमिक स्कूलों पर भी ध्यान देती है, उनमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। नवोदय विद्यालय भी उसने चालू की है जिसमें अच्छे मेहनती लड़के उसमें पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, पास होते हैं और अपनी निःशुल्क शिक्षा आगे की प्राप्त करते हैं। और लड़कियों के लिए भी यह प्रयास कर रही है कि उनके लिए और अच्छी शिक्षा हो। तो सरकार अपनी तरफ से शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, ऐसा इसमें बताया गया है। कुछ इसमें आंकड़े दिए गए हैं, तो अपने के लिए आंकड़े इसलिए ज़रूरी नहीं होते हैं कि हम लोग आंकड़ों पर निर्भर इसलिए नहीं रहते हैं कि आंकड़े बदलते रहते हैं। लेकिन आंकड़े में इसमें समझ में ये आया कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी
उस समय शिक्षा का स्तर के लिए जो पैसा खर्च किया जाता था केवल 150 करोड़ था, नहीं 151 करोड़, लेकिन अब 99,000 करोड़ हो गया है लगभग। तो सोचिए, बहुत बड़ा निवेश किया गया शिक्षा में। मतलब अब शिक्षा का स्तर और सुधारने का प्रयास सरकार कर रही है, उसके लिए वो निवेश भी कर रही है। यह चीज़ इसमें कही गई है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें नई चीज़ क्या दी हुई है। व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से, गतिशीलता और सावधानी पूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए, बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। तो उसमें वही चीज़ दी गई है जैसे हमने डिस्कस किया था कि मानव जो व्यक्ति भी हैं, मानव है जो व्यक्ति है वह राष्ट्र का एक संसाधन है और कीमती संसाधन है, इसे बड़ी सावधानी पूर्वक और गतिशीलता के साथ संजोने और पोषित करने और विकसित करने का एक प्रकार से कहे कि महत्व है। अगर आप उसको अच्छी शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, तो वह आपके संसाधन के रूप में अच्छा कार्य करेगा। अगर उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है तो अगर आप खुद सोचिए कि अनपढ़ लोग क्या कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता, कुछ लोग ऐसे लोग नहीं हैं जिनको पढ़े लिखे उनको पता ही नहीं है, तो अपराध की श्रेणी में घुस जाते हैं। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उसको पता होगा कि अपराध करना या कि कोई काम करना गलत है, तो उन चीज़ों को वो नहीं करेगा। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि कौन सा काम गलत है, कौन सा काम सही है, तो उसकी शिक्षा का अभाव है उसमें। तो ये चीज़ें इसमें कही गई हैं, संजोने की आवश्यकता है हमें। ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो आंकड़े में हम लोग चर्चा नहीं करते। हाँ, एक चीज़ चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि भारत की जनगणना है, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आंकड़ा ये दिया गया है। कहाँ से जारी करता है, चीज़ें कई बार आ जाती हैं। क्रियाकलाप दिया गया है, अब अपन आते हैं यहाँ पर। इससे साक्षरता दर 1951 से 18% से बढ़कर 18 में 85% हो गई। जो हमने कहा कि निवेश अच्छा खासा किया गया। साक्षरता प्रत्येक नागरिक को न केवल अधिकार है साक्षरता का, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य हुई है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता करीब 14.2% अधिक है। वर्ष 2011 में केरल के कुछ जिलों में साक्षरता 94% थी, जबकि बिहार में 62% थी। वर्ष 2019-20 में प्राथमिक शिक्षा स्कूल प्रणाली में 7.78 लाख से भी अधिक गांवों में फैली। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई में बीच में छोड़ने वाले उच्च दर ने कमजोर कर दिया। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी स्कूली बच्चों को 2010 में तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें शिक्षा का एक अत्यंत आवश्यक महत्व बताया गया है कि शिक्षा इसलिए ही ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अच्छा काम कर सकें। शिक्षा आपके लिए स्वयं के लिए इस मामले में भी ज़रूरी है कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें आप, किन चीज़ों से आप लाभ उठा सकते हैं अपने अधिकारों से। यह चीज़ भी तो आपको शिक्षा से पता चलेगी। अधिकारों का ठीक प्रकार से पालन करना तो ठीक है कर्तव्यों का, लेकिन आपको जो अधिकार मिलने वाले हैं उनसे आपको लाभ हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आपके गांव में कोई स्कीम आती है, आपको पढ़े लिखे ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि उस स्कीम में क्या क्या फॉर्म भरने हैं, और आपको पता है कि प्रशासनिक लोग ऐसे कुछ होते हैं कि अपने लोगों को चीज़ें दे देते हैं। अब आपने पढ़ा नहीं है, आपको अधिकार ही नहीं पता, तो आप उसको पा ही नहीं सकते। ये चीज़ें गाँव में होती हैं, मैंने खुद देखी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी एक प्रकार शिक्षा का यहाँ पर महत्व दिया गया है। फिर कुछ आंकड़े ऐसे बताए गए हैं कि महिलाओं का जो शिक्षा प्रतिशत है, साक्षरता प्रतिशत है, जो पुरुषों की अपेक्षा कम है। वो तो अभी कम ही चल रहा कई जगह। केरल में बताया गया कि केरल में साक्षरता प्रतिशत अधिक है, जबकि बिहार में कम है। ये तो राज्यों का हो गया। और एक आंकड़ा ये भी दिया गया कि गांव में लोग कम साक्षर हैं शहर के अपेक्षा। नहीं, शहर में जो कुछ लोग हैं वो ज़्यादा साक्षर हैं, गाँव के लोग उनसे थोड़ा कम साक्षर हैं। इनमें थोड़े से आंकड़े दिए गए। अब प्रयास क्या किए गए सरकार के द्वारा शिक्षा में, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान एक प्रयास है, महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों और स्थानीय सरकारों प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ कार्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।
सरकार जो प्रयास कर रही है उन प्रयासों के बारे में इसमें प्रकाश डाला गया है। सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है सरकार का, और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य है, यानी जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा तो मिले, चाहे अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो उनको सरकारी स्कूलों में डालिए, अगर जिसके पास पैसे हैं तो प्राइवेट में डालते हैं। सरकार ये कहना चाह रही है कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा तो अच्छी मिले कम से कम। इसका प्रयास उसने किया। इसके लिए उसने ये भी किया कि दोपहर के भोजन की योजना बनाई जिससे बच्चे ज़्यादा रहें, बच्चों का ज़्यादा नामांकन हो, और एक कार्यक्रम सेतु पाठ कार्यक्रम भी है, स्कूल लौटो शिविर भी है। हाँ, कुछ निगेटिविटी इसमें जुड़ी हैं कि जैसे कुछ लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, या कुछ गरीब हैं जिनको स्कूल जाने का समय ही नहीं, अपने रोज़गार के लिए वो लगे हुए हैं। तो ये चीज़ सरकार के इन कार्यक्रमों में योगदान नहीं दे पा रही है, इसलिए भी शिक्षा स्तर कहीं ना कहीं डाउन है, ऐसा इसमें कहा गया है। पढ़ाई में बीच में छोड़ना, ये सब चीज़ें। अब 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 27% की वृद्धि 2018 में रही। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2019-20 के बीच कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन, अध्यापकों की भर्ती इसमें दी गई है। अब इसमें क्या कहा गया है तो ठीक है, कॉलेजों को बताया गया है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उसमें पिछले पैराग्राफ में कहा क्या गया है। पिछले पैराग्राफ में सिर्फ इतना कहा गया है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा की तरफ भी ध्यान दे रही है। लोगों को रोजगार कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए वह संचार एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी शिक्षा को प्रदान करवा रही है। इसके लिए वह प्रयासरत है लगातार। तो सरकार एक प्रकार से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, आप खुद सोचिए कि कितनी सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज तो कम है ना, सरकारी कॉलेज तो हर जगह हैं। सरकार की तरफ से प्रयास तो चल रहा है। अब लोग उसमें नहीं जा रहे हैं या और उसमें नहीं जाना पसंद कर रहे हैं, वो उनकी गड़बड़ी, लेकिन सरकार तो काम कर रही है। सर इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि शिक्षा के लिए प्राथमिक के तौर पर और उच्च शिक्षा के तौर पर भी सरकार प्रयास कर रही है। अब आते हैं अपने स्वास्थ्य टॉपिक की ओर। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाएं? आप श्रमिक पढ़े लिख लिए, खूब अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य ही सही नहीं है, वो काम ही नहीं कर सकते। नॉर्मल व्यक्ति 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, बीमार व्यक्ति 1 घंटे भी नहीं कर पाता। तो अगर ऐसे मजदूर होंगे तो उनका तो काम ही नहीं होगा, ऐसे श्रमिक होंगे तो उनका काम ही नहीं हो पाएगा। किसी ऑफिस में ऐसे कर्मचारी होंगे, किसी स्कूल में ऐसे टीचर होंगे। तो स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ इसमें बताई गई है कि कर्मचारियों को पढ़ना, उनके पास शिक्षा का होना तो आवश्यक है ही, लेकिन उनके पास उचित स्वास्थ्य का भी होना आवश्यक है। ये चीज़ इसमें बताई गई है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने तथा बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपना योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच। रुकिएगा, थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं। ओके 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 हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधिकारिक संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। वही चीज़ इसमें बताई गई है कि जिन लोगों को कम स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं या जिन लोगों को कम सुविधाएं मिल रही हैं उनको सुविधा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य रखा गया है। उन्हें परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा इन तक पहुँच आसानी से पहुँचे। ये चीज़ सरकार कर रही है कि जो भारत की जनसंख्या है उसको उचित स्वास्थ्य मिले, जिससे वह राष्ट्रीय
समृद्धि में, राष्ट्रीय विकास में, उसकी वृद्धि दर में सहायक के रूप में आगे हो सकें। अब आगे एक चीज़ दी गई है, जीवन प्रत्याशा। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर 2016 में 69.4 थी वर्ष अधिक हो गई है। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 2020 में 28 पर आ गई है। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर 20 से मृत्यु दर 6 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधारों देश में आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। इसमें यह कहा गया है जो शिशु मृत्यु दर होती है और जीवन प्रत्याशा होती है, लोगों के जीने की जो उम्र होती है, उस चीज़ पर इसमें बात की गई है कि अगर अच्छा स्वास्थ्य रखा जाएगा, अच्छी देखभाल की जाएगी, अच्छी सुविधाएं उनको मिलेगी, तो शिशु मृत्यु दर जो बच्चे पैदा होते ही नहीं रुक पाते हैं, अपने जीवन को नहीं संभाल पाते हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो इसको भी घटाने का काम किया जा रहा, प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जो उनकी माताएं हैं उनको उचित पोषण दिया जाता है। जन्म लेने वाले बच्चों को उचित पोषण दिया जाता था, जो कि आंगनबाड़ी के माध्यम से हम लोग देखते हैं। उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें भी बात कर लेते हैं। ये चीज़ इसमें की गई है। अब थोड़ा सा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, क्या कहलाती हैं। शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे मृत्यु को प्राप्त करते हैं उन्हें शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या है। मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या है। ये जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु दर की बात इसमें कही गई है। अब आते हैं अपने अगले पृष्ठ की ओर। तो इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो एक प्रकार से कहें कि आंकड़े हैं, क्रियाकलाप दिया गया है। अब आते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ बचा हुआ है शिक्षा का, उसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं हैं। भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज, 313 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। इसमें यह कहा गया है कि हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं शिक्षा का और स्वास्थ्य का, लेकिन बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी प्राथमिक उपचार का कोई साधन नहीं है। तो प्रयास जारी है, लेकिन ऐसी सुविधाएं आज भी बहुत सी जगह हैं भारत में जहां पे ये चीज़ें नहीं हैं। कुल मेडिकल कॉलेज 542 हैं और 313 डेंटल कॉलेज हैं, जिनमें से केवल 4 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। तो बाकी जो राज्य बचते हैं उनमें यानी ये चीज़ें बहुत से राज्यों में नहीं होंगी, जो पिछड़े होंगे, तो उन लोगों को उचित स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पा रही होंगी। ये चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव संसाधन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे संसाधन से हम लोग शिक्षा को कनेक्ट किए और स्वास्थ्य को कनेक्ट किए। हम लोग अब अगले पॉइंट में, अगले भाग में हम लोग बेरोजगारी को पढ़ेंगे। तो अगले कार्यक्रम में यानी अगले क्लास में हम लोग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।